जय मां प्रकृति। आइए अब हम सेशन को वापस शुरू करेंगे और इस सेशन में हम समझेंगे कि हमें सुबह से शाम तक करना क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, कैसे हमारे ये सब रोग 10 साल के रोग, 15 साल के रोग 15 दिन में ठीक हो जाएंगे। इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कही जा सकती है, इसके आइए हम सब आचार्य जी के साथ सेशन को शुरू करते हैं, फिर चलेंगे अपने प्रैक्टिकल सेशन। कमर सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लेते हुए एक बार ओम की ध्वनि का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास लीजिए। अपनी दोनों हथेलियों की मालिश करें। हाथों की उष्णता को अपने चेहरे पे, आंखों पे धारण करते हुए वापिस आंखें खोल देंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन अबोधस्य योग भावति दुःखः। अर्थात भोजन लेने के कुछ नियम हैं। कब खाना है, क्या खाना है, कितना, किस प्रकार तैयार करके खाना है, किस प्रकार मिलान करके खाना है, इसके कुछ नियम हैं। सोने के, जागने के, काम करने के, आराम करने के कुछ नियम हैं। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करेगा उसे दुख अर्थात रोग आ नहीं सकता, ऐसा भगवान लिख के गारंटी देते हैं गीता में। तो क्या ये भगवान केवल गीता में कहते हैं? नो, सभी धर्मों के सभी ग्रंथों में किसी ना किसी रूप में कहते हैं। जरूरत है ग्रंथों में ऐसी बातों को निकालने की और लोगों तक पहुंचाने की, जो काम मेरे गुरुदेव जी ने किया है। तो कौन पहुंचाएगा? जो उन बातों का आचरण करेगा। कौन छुपाएगा? जो उन बातों का आचरण नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे शास्त्रों के ऊपर हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर आधारित प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम इसको एक आपको डेली रूटीन बताते हैं। सुबह से शाम तक, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आपको कैसे चलना है उसके लिए बताते हैं। आप रात को सोए, सुबह जगे, बिस्तर पे बैठे बैठे सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे, जिसको भी आप मानते हो। 2 मिनट, 10 मिनट, जितना आपके पास समय हो। उसके बाद इशारा हो या ना हो, सीधा टॉयलेट जाना है। ध्यान से सुने। वहां पर जाके बैठना है, पॉट पे बैठना है, शीट पे बैठना है। जोर नहीं लगाना है, प्रेशर नहीं देना है। अपने आप पेट साफ हो जाए, मल निकल जाए, तसल्ली हो जाए, सेटिस्फेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया। अगर ऐसा नहीं होता, तसल्ली नहीं होती, तो क्या करना है? नॉन वायलेंट एनिमा लेना है। हमने बहुत गलतियां कर रखी हैं, इसका सहारा लेना पड़ेगा। आप कहोगे ये भी तो अननेचुरल है। बहुत कुछ अननेचुरल किया गया है पहले। अब उसको सुधारने के लिए कुछ ऐसे इस चीज की जरूरत हमें पड़ेगी। इसके बिना भी हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन समय इतना लग जाएगा कि आप दवाई खा लेंगे। आपको ये लगेगा कि कुछ नहीं होता, छोड़ो इन सबको। तो इसलिए आप समय की नजाकत को समझते हुए इसको लेना ही चाहिए। इसको कैसे लेना है, किन किन हालातों में लेना है, कैसे ये सभी लोगों के लिए जरूरी है, इस बात को समझते हैं। क्या आपको भी कॉन्स्टिपेशन है? क्या आपको पेट साफ करने के लिए लेग्जेटिव, परगेटिव,
चूर्ण, त्रिफला या ईसबगोल का प्रयोग करना पड़ता है? क्या ये सब करने के बाद भी आपकी कब्ज प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? क्या कब्ज के साथ दूसरी बीमारियां जैसे गैस, एसिडिटी, बलगम इत्यादि के लिए आपको दवाइयां खानी पड़ रही हैं? क्या आप बिना किसी दवाई, लेग्जेटिव, परगेटिव या चूर्ण के आजीवन कब्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए हमारे साथ। आज हम ये जानते हैं कि करना क्या है। नमस्कार। खाया गया भोजन अगर हजम हो जाए तो कब्ज नहीं हो सकता। भोजन हजम नहीं होने के 4 कारण हो सकते हैं। पहला, बिना भूख के खाना, हंगरलेस ईटिंग। दूसरा, मात्रा में ज़्यादा खाना, ओवर ईटिंग। तीसरा, मन अशांत हो, चिंता में, गुस्से में या जल्दी जल्दी खाना, ईटिंग इन रेस्टलेस कंडीशन। चौथा, गलत तरह के खाद्य पदार्थ खाना, रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड। सबसे पहले अपनी फूड हैबिट्स को चेक कर लें। इन चारों में से जो भी गलती हो रही हो उसको सुधार लें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो किसी भी दवाई या अनीमा से कब्ज ठीक नहीं हो सकती। दवाई, चूर्ण या अनीमा का प्रयोग रोज़ करना पड़ेगा और कब्ज बढ़ता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि दवाई, चूर्ण या अनीमा से भी पेट साफ नहीं होगा। आइए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। जब आप किसी भी दवाई, लेग्जेटिव, परगेटिव, चूर्ण, त्रिफला या ईसबगोल का प्रयोग करते हैं तो ये सभी चीज़ें पहले पेट में जाती हैं, फिर पेट में जाकर आपके पाचन तंत्र की नॉर्मल प्रक्रिया को बिगाड़ देती हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये पदार्थ पहले पाचन तंत्र को बिगाड़कर फिर काम करते हैं और आपके ऑटोमेटिक सिस्टम को खराब कर देते हैं। फिर इनको लिए बिना पेट साफ नहीं होता। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम धक्का स्टार्ट हो जाता है। यदि आप धक्का स्टार्ट गाड़ी रखना पसंद नहीं करते तो धक्का स्टार्ट शरीर क्यों? योर डाइजेस्टिव सिस्टम शुड ऑल्सो बी सेल्फ स्टार्ट। आपका शरीर भी तो सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए। जबकि अहिंसक अनीमा के द्वारा पानी एनस से सीधा अंदर जाता है और मल को बाहर निकाल देता है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम के काम में कोई बाधा नहीं डालता। जैसे हम मुंह का कुरला करते हैं, यह गुदाद्वार एनस का कुरला है। तो आइए जानते हैं कैसे होगा पेट सेल्फ स्टार्ट, कैसे मिलेगी कब्ज से जीवन भर के लिए मुक्ति। इसके लिए चलने होंगे 3 कदम। पहला, सबसे पहले बताई गई 4 तरह की गलतियों में सुधार कर लें। इनमें सुधार लाने के लिए हमारे अन्य वीडियोस को देखते हुए नेचुरल लाइफस्टाइल के नियमों का पालन करें। दूसरा, कब्ज से तुरंत राहत पाने के लिए हमारे द्वारा बताए गए अहिंसक अनीमा, नॉन वायलेंट अनीमा का प्रयोग करें। जैसे कि रात को सोए, सुबह जगे, बिस्तर पे बैठे बैठे सबसे पहले भगवान का नाम लें। जितना आपके पास समय हो उसका धन्यवाद करें और उसको आपका आज का दिन जो दिया है उसके लिए शुक्रिया करें। फिर नेचुरल कॉल का इशारा हो या ना हो, सीधे टॉयलेट में जाएं। वहाँ पर मल को निकालने के लिए प्रेशर, जोर ना लगाएं। अगर पेट अपने आप साफ ना हो या तसल्ली, सेटिस्फेक्शन ना हो तो हमारे द्वारा बताए जा रहे अहिंसक अनीमा का प्रयोग करें। आइए जानते हैं कैसे करें अहिंसक अनीमा, नॉन वायलेंट अनीमा का प्रयोग। नमस्कार। आइए जानते हैं कैसे करें अहिंसक एनीमा, नॉन वायलेंट एनीमा का प्रयोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले इस ग्लास को नॉर्मल सादे ताज़े पानी से भर लें। पानी का टेम्परेचर, तापमान सामान्य होना चाहिए। यदि गर्मियों में टैप में टंकी का गर्म पानी आता हो तो मिट्टी के घड़े या सुराही के पानी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस टैप को खोलकर यहाँ से कुछ पानी बाहर निकाल दें ताकि पाइप की और कैथेटर की सफाई हो जाए। यदि पाइप में कोई एयर हो तो निकल जाए। कुछ पानी निकलने के बाद ग्लास में 150 से 200 ml तक पानी रह जाना चाहिए, जिसका निशान ग्लास पर लगा हुआ है। अब टैप को बंद कर दें। अब कैथेटर के आगे के भाग पर और गुदाद्वार पर थोड़ा सा नारियल का तेल लगा लें। अब आपको दिखाए जा रहे 4 पोस्चर में से जिसमें भी आप कंफर्टेबल महसूस करें, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो, उस पोस्चर में लेटकर या खड़े होकर कैथेटर का अगला भाग अपने गुदाद्वार यानी एनएस में लगभग 1 इंच तक ले जाएं। अब टूटी को खोल दें इस तरह से। यदि पानी अंदर ना जाए तो कैथेटर को थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट करें। आप देखेंगे कि पानी अंदर जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ग्लास खाली हो जाए,
टैप को बंद कर दें और कैथेटर को बाहर निकाल दें। हाथ को थोड़ा सा पानी से गीला करके पेट पर क्लॉकवाइज हल्की मालिश करें, अर्थात पेट को पानी से थोड़ा ठंडा कर लें। पानी को 5, 10 या 15 मिनट तक अंदर रोक कर रखने का प्रयास करें। यदि आप पानी को 5-10 मिनट तक होल्ड नहीं कर पाते तो अगले दिन एनीमा लेते समय पानी की मात्रा को कुछ कम कर दें, क्योंकि पानी ज़्यादा लेने से लाभ नहीं होता, बल्कि पानी की मात्रा 10-15 मिनट अंदर रोक कर रखने से लाभ होता है। इसीलिए पानी की मात्रा को आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करें। एनीमा लेकर आप टॉयलेट के आसपास ही रहें, जैसे ही इशारा हो आप टॉयलेट जाएं, आपका पेट साफ हो जाएगा, पुराना रुका हुआ मल बाहर निकलेगा, बिना किसी चूर्ण या एनीमा के पेट साफ हो जाएगा। तीसरा कदम, कब्ज को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए पेट के ऊपर गीली ठंडी पट्टी अवश्य लगाएं। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि इसे अहिंसक एनीमा क्यों कहा जाता है। आमतौर पर बाजार में मिलने वाला अधिकतर प्रयोग में आने वाला एनीमा हिंसक है। हमारी साइंस लॉ ऑफ वाइटल इकोनॉमी एंड नॉन वायलेंस, शक्ति मितव्ययता और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित है। आइए जानते हैं हिंसक और अहिंसक एनीमा में अंतर। हिंसक एनीमा में ग्लास का साइज बड़ा होता है, लगभग 1 लीटर से भी अधिक पानी का प्रयोग किया जाता है। अधिक पानी से आंतें कमजोर होंगी, पानी 10-15 मिनट अंदर रुक ही नहीं पाएगा। हिंसक एनीमा में ट्यूब या पाइप की साइज भी लंबी होती है, जिससे पानी प्रेशर के साथ अंदर जाता है, आंतें कमजोर होती हैं। जबकि अहिंसक एनीमा में ग्लास का साइज छोटा होता है, पानी की मात्रा 150 या 200 ml तक हम बताते हैं। इससे ज़्यादा पानी ग्लास में आएगा ही नहीं। कम पानी 10-15 मिनट तक अंदर रुक पाएगा, जिससे आंतों में जमा हुआ मल घुलकर बाहर निकलेगा। हमारे अहिंसक एनीमा की ट्यूब और पाइप का साइज लगभग 2 से 2.5 फीट तक रखा गया है, ताकि पानी प्रेशर के साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे अंदर जाए। हिंसक एनीमा में गुनगुने या गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है। गुनगुने या गर्म पानी से आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, जबकि अहिंसक एनीमा में ताज़े पानी का प्रयोग किया जाता है, जिससे आंतें टोन अप होती हैं। हिंसक एनीमा में पानी के अंदर साबुन या दूसरे पदार्थों को मिलाया जाता है, जिससे शरीर को नुकसान होता है। अहिंसक एनीमा में पानी में किसी भी पदार्थ का मिलान नहीं किया जाता। कृपया ध्यान दीजिए, हम कहना चाहते हैं कि हिंसक एनीमा की आदत पड़ जाती है और अहिंसक एनीमा की आदत नहीं पड़ती। सावधान मित्रों, एक बात और, किसी को भी अहिंसक एनीमा के भी पीछे नहीं पड़ना। कुछ लोग हमारे द्वारा बताए गए खाने पीने के नियमों का तो पालन नहीं करते, भोजन सुधार नहीं करते, अपनी गलत आदतों को नहीं छोड़ते, रोज़ गलत खाते हैं, रोज़ एनीमा लेते हैं। ये नेचुरल लाइफस्टाइल के नियमों के विरुद्ध है, नुकसान होता है। फिर अहिंसक एनीमा की भी आदत पड़ जाती है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये अहिंसक एनीमा भी कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए भोजन सुधार करें और अहिंसक एनीमा से सपोर्ट लेकर कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से आजीवन मुक्ति पाएं। नॉन वायलेंट एनीमा आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, ये आपको समझाया गया। ये एनीमा को आप बिना डरे तीनों उन परिस्थितियों में जो आपको समझाई गई है, कॉन्स्टिपेशन होने पर, तसल्ली नहीं होने पर, नजला, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, फोड़ा, फुंसी को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए आपने इस्तेमाल इसको करना है। इसको इस्तेमाल करने के समय आपने ध्यान देना है किस बात का, कि आप अपने डाइट को चेंज करें। आपको इसकी आदत नहीं डालनी। कहने का मतलब है कि एनीमा को नहीं पकड़ लेना, डाइट को पकड़ना है। अगर आप डाइट को चेंज कर लेंगे, शुरू में आपको इसकी मदद लेनी पड़ेगी, थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि आपको एनीमा की भी जरूरत नहीं पड़ती, पेट अपने आप ही साफ होने लग जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है, डाइट को चेंज करना। जी, सुबह पेट साफ हो चुका है, अब हमने बॉडी को 5 एलिमेंट्स देने। हम सब जानते हैं लकड़ी की चीज बनी हुई लकड़ी से मरम्मत होती है, लोहे की लोहे से, सोने की सोने से, कपड़े की कपड़े से। तो मानव शरीर किससे बना है? हमारा मानव शरीर 5 एलिमेंट्स से बना है। वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हमें भी अपनी शरीर की मरम्मत करने के लिए इन 5 तत्वों की ही आवश्यकता होगी।
जिसमें दवाइयों का Try कोई करते स्थान ही नहीं है। हमारी केमिस्ट शॉप में 5 ही दवाइयां हैं। तो आकाश तत्व हमें कहाँ से मिलेगा? उपवास से मिलेगा। ठीक तरीके का उपवास कैसे किया जाए हम बताएंगे। हमारे लाइफस्टाइल में 40-40 दिन के कठिन कठिन उपवास नहीं बताए जाते। लंबे उपवास करने के हम पक्ष में नहीं हैं। तो दूसरा है वायु तत्व। हम कहते हैं भोजन में विटामिन होते हैं, खा लो खा लो खा लो। वायु में विटामिन होते हैं, कोई नहीं कहता। शरीर को भोजन ना मिले तो 2 दिन शरीर चल जाएगा। वायु 2 मिनट ना मिले तो क्या होगा? वायु तत्व को ग्रहण करने के लिए हम प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम करने की विधि हम अभी आपको बताने वाले हैं। उससे पहले हम वायु तत्व और अग्नि तत्व को कैसे शरीर के लिए ग्रहण कर सकते हैं और जल तत्व, इन तीनों के बारे में हम समझते हैं पूजा जी से। वायु तत्व को लेने के लिए जैसे बताया प्राणायाम अभी कराएंगे। इसके अलावा जब भी बैठे सीधे बैठे। हम या तो आगे की तरफ झुक के बैठते हैं या पीछे की तरफ टेक लगा के बैठते हैं। जब हम ऐसे बैठते हैं हमारे फेफड़ों को पूरी श्वास नहीं मिलती। जब सोएं तो हार्ड बेड पे सोएं। हमारा शरीर जो ऊपर से हल्का है, नीचे से हल्का है, बीच का हिस्सा भारी है, पूरी रात झूले में पड़ा रहता है। हमारे फेफड़ों को पूरी श्वास नहीं मिलती। इसीलिए जब भी बैठे सीधे बैठे। शरीर के ऊपर हमेशा हल्के रंग के सूती कपड़े पहने। हम चिपके हुए कपड़े पहनते हैं, हम टेरिकॉट के कपड़े पहनते हैं। हमारा शरीर से भी श्वास लेता है, शरीर को श्वास नहीं मिलती। ढीले ढाले हल्के रंग के कॉटन कपड़े पहने। वायु तत्व। तीसरा अग्नि तत्व। वायु को लेना और कैसे ग्रहण करना ये मैं आपको आगे अग्नि के साथ ही समझाऊंगी। तीसरा हमारा है अग्नि तत्व। अग्नि का सोर्स क्या है? हमारी पृथ्वी के ऊपर अग्नि तत्व सूर्य भगवान। सूर्य भगवान रोज सुबह आते हैं। सर्दियों में हमारे घर में ठंडी हवा ना आए, हम दरवाजे बंद करके रखते हैं। गर्मियों में गर्म ना आए, हम बंद करके रखते हैं। सूर्य देवता जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। हम उनसे कोई भी लाभ नहीं लेते। करना क्या है? सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है, शरीर के ऊपर से मैक्सिमम कपड़े हटाकर हम धूप लगाने का, सूर्य की रोशनी लेने का प्रयास करें। ध्यान दीजिए, हमें सूर्य की रोशनी लेनी है, गर्मी नहीं लेनी। कैसे करना है? शरीर के ऊपर से कपड़े हटाकर शरीर के ऊपर सुबह सुबह की रोशनी लगने दीजिए। जब शरीर हल्का गर्म हो जाए तो धूप को छोड़ दीजिए। ये प्रोसेस किसी के लिए 15 मिनट, किसी के लिए आधे घंटे का हो सकता है। आप कहते हैं कि ये तो संभव नहीं, पहले तो सर्दी है, दूसरा ऐसी जगह नहीं जहां बाहर जाकर जहां कपड़े हटाकर धूप लगाई जा सके। पहली बात, अगर आप बाहर घर में कहीं प्राइवेट प्लेस नहीं है, कपड़े हटा के धूप नहीं लगा सकते, तो सूती कपड़े पहन के, ढीले ढाले कपड़े पहन के, हल्के रंग के कपड़े पहन के छत पे, पार्क में, बालकनी में जाइए और शरीर के ऊपर धूप लगाइए। जब शरीर हल्का गर्म होने लग जाए तो धूप को छोड़ दीजिए। अगर सर्दियां हैं, अब सर्दियों के मौसम में आप क्या करेंगे? जितने कपड़ों में आपको ठंड नहीं लगती उतने कपड़े पहन के आप धूप स्नान करने के लिए बैठ जाइए। जैसे जैसे आपको कुछ गर्मी सी महसूस होने लगे, ऊपर के कपड़े हटा दीजिए। जहां तक आपके लिए संभव हो ढीले ढाले कपड़ों में आप धूप को लगाइए। फिर अंदर का शरीर भी गर्म होने लग जाएगा तो धूप को छोड़ दीजिए। इसके लिए सबसे बढ़िया समय कौन सा है? आजकल ठंडे दिनों में जो दिल्ली के, नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, उनके लिए 7:30-8 बजे वाला समय बहुत बढ़िया है। अगर आप उस समय ना लगा सकें तो जब शाम का जो समय है 4-5 बजे वाला, जब धूप ढलने को होती है, वो वाला टाइम। अगर आप ये दोनों टाइम ना लगा सकें तो दिन में आपको जो समय मिलता है आप शरीर के ऊपर धूप जरूर लगाइए, लेकिन सिर को ढक के रखना है। सीधी तेज धूप इस मौसम में भी सिर के ऊपर नहीं लगानी। गर्मियों में तो छोड़िए, गर्मियों में तो लगानी ही नहीं। इस मौसम में भी सिर के ऊपर सीधी तेज धूप नहीं लगानी। वायु स्नान, ऐसे ही वायु स्नान करना है। शरीर को पता चले शरीर को हवा स्पर्श करके जा रही है। गर्मियों के दिनों में अपने शरीर पर से मैक्सिमम कपड़े हटा के धूप लगाइए। वैसा नहीं कर सकते तो छत पे, पार्क में, बालकनी में ढीले ढाले हल्के रंग के सूती कपड़े पहन के बाहर जाइए। सर्दियों के दिनों में जैसे आप कपड़े हटाकर धूप स्नान करेंगे, आपका वायु स्नान भी होने लग जाएगा। गर्मियों में अगर आप बाहर जाकर हवा नहीं लगा पाए, अपने घर में कमरे को बंद करिए, कपड़ों को उतारिए, पंखे को चला लीजिए और पूरे शरीर के ऊपर हवा लगने दीजिए। आपको सूर्य स्नान, वायु स्नान का लाभ मिल जाएगा।
आप देखेंगे सूर्य स्नान करने के बाद आप यूरिन के लिए जाएंगे, आपका यूरिन येलो कलर का आएगा, मतलब आपके शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन, सफाई की प्रक्रिया शुरू हो गई। आपके जो रोग पूरी भोजन दिनचर्या को, खाने पीने की दिनचर्या को फॉलो करने से 1 महीने में ठीक होंगे, आपके वो रोग रोज प्राणायाम, रोज सूर्य स्नान और वायु स्नान करने से 15 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। चौथा हमारा तत्व क्या है? जल तत्व। जल के ऊपर हम भ्रमित रहते हैं, कोई हमें कहता है 4 ग्लास पानी पी लो और कोई कहता है 4 लीटर पानी पी लो। कब खाना है, कब पीना है, इसकी आवाज अंदर से आनी चाहिए। एक रिक्शा चलाने वाले की, एक खेलकूद करने वाले की और आपकी जो उम्र है, सभी लोगों की प्यास एक जैसी नहीं हो सकती। पानी पीने के लिए बिल्कुल सीधा सीधा नियम है, जब प्यास लगे तब पानी पीना है, जितनी प्यास लगे उतना पानी पीना है, घूट घूट करके पानी पीना है। हमारी प्यास ग्रंथियां हमारे मुंह में है, पेट में नहीं। जब हम बोतल को मुंह लगा के जल्दी 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 पानी को अंदर डाल देते हैं, जैसे पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल डाला जाता है, आपका पेट भर जाता है, प्यास शांत नहीं होती। अगर आप घूट घूट करके पानी पिएंगे, थोड़े पानी में ही आपकी प्यास शांत हो जाएगी। घूट घूट करके पानी पीजिए। हम आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि पानी नहीं पीना। कब पीना है? जब प्यास लगे तब पीना है। पानी कब पीना है, इसके साथ साथ ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी कब नहीं पीना है। कब नहीं पीना है? भोजन के साथ, रोटी सब्जी के साथ, कोई भी रसाहार, पानी या कोई भी रसाहार, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, दही, लस्सी, छाछ नहीं लेना। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब आप भोजन के साथ कोई भी लिक्विड डाइट, कोई भी रसाहार ले लेते हैं, तो खाने को हजम करने के लिए जो पाचक रस, जो डाइजेस्टिव जूसेस, जो एसिड्स निकलने वाले हैं, निकल रहे हैं, वो उस लिक्विड के साथ या पानी के साथ डिल्यूट हो जाते हैं। फिर आपका खाना ठीक तरीके से हजम नहीं हो पाता। अगर आपको प्यास लगती है तो खाना खाने से आधे घंटे पहले या खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, घूट घूट करके। जरूरत लगने पर आप पानी पी सकते हैं। बिना प्यास के, बिना भूख के खाया गया खाना और बिना प्यास के पिया गया पानी उतना ही नुकसान करता है जितना बिना भूख के खाया गया खाना। आजकल हम जो बोतल पास में रख के पानी पीते रहते हैं, हम ये सोचते हैं, हम ये देख सकते हैं कि जो किडनी डायलिसिस के इतने केस बढ़ते जा रहे हैं, उसका एक कारण ये भी है, क्योंकि आपके शरीर को पानी की जरूरत नहीं, अब उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है किडनी को बेवजह पानी को बाहर निकालने के लिए। इसीलिए प्यास लगने पर ही पानी पिए। आज जो भोजन हम आपको बताने जा रहे हैं, वो भोजन ऐसा है जिसमें पानी भी है, भोजन भी है। इसीलिए पूरे डाइट प्लान को ठीक से समझेंगे। जल तत्व। जी आइए, 5वां तत्व है पृथ्वी तत्व, अर्थात पृथ्वी से पैदा होने वाले अनाज, दालें, फल और सब्जियां। हम केवल इसी के चक्कर में रहते हैं, खालो 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 के कारण शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व बढ़ जाता है और बाकी के 4 तत्व कम हो जाते हैं। हमारे पास जब व्यक्ति आता है, अधिकतर वो पृथ्वी तत्व को बढ़ा के आता है। हम कुछ भोजन सुधार कराते हैं जिससे पृथ्वी तत्व कम हो जाता है। बाकी के 4 तत्व शरीर को कैसे प्राप्त हो उसकी विधियां बताते हैं। ये ऐसा करने से 5 तत्वों का संतुलन बन जाता है। रोग का कारण 5 तत्वों का संतुलन बिगड़ना। रोग का इलाज 5 तत्वों का संतुलन बनना। तो आइए, सुबह सुबह पेट साफ हो चुका है, अपने आप हो गया तो बहुत अच्छी बात। अगर अपने आप नहीं हुआ तो हमने नॉन वायलेंट एनएलएस एनीमिया की सहायता ली। तो हम खुली हवा में जाएंगे, पार्क में जाएंगे, वहां पर जाके छत पे जाएंगे, वहां पर जाके हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने की विधि अभी समझेंगे और आप मेरे साथ इस प्राणायाम को करेंगे। तो उसको करने के लिए लाइव डेमो होगा, आप सब मेरे साथ करेंगे। आप सीधे बैठेंगे। प्राणायाम करने के लिए ये प्राणायाम जिसका नाम है अहिंसक प्राणायाम, नॉन वायलेंट प्राणायाम, हमारे गुरुदेव जी के नाम पर ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन प्राणायाम।
ये प्राणायाम के आपको 3 राउंड कराए जाएंगे। आप सीधे बैठकर ये प्राणायाम करेंगे, आचार्य जी आपको कराएंगे। आपको जब तक प्राणायाम की विधि, उसका मेथड समझ ना आए, तब तक आप आंखें खोलकर प्राणायाम करें और बीच बीच में आंखें बंद करने के लिए कहा जाएगा, तब आंखें बंद कर लें। जब आपको विधि पूरे तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि तीनों राउंड एक जैसे हैं, जब आपको विधि समझ में आ जाए, फिर आंखें बंद करके प्राणायाम करें। आंखें बंद करके प्राणायाम करने से पूरा लाभ होता है, आंखें खोल के प्राणायाम करने से लाभ थोड़ा कम होता है। आइए प्राणायाम को शुरू करते हैं आचार्य जी। कमर सीधी, आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास लेते हुए एक बार ओम की ध्वनि का उच्चारण। अपनी दोनों हथेलियों की मालिश करें। हाथों की उष्णता को अपनी आंखों पे, चेहरे पे धारण करेंगे, वापस आएंगे। आइए प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा और पीछे की 2 फिंगर्स हमारे काम में आएंगी। बीच की 2 फिंगर्स को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं बेंड करके। दाहिने हाथ के अंगूठा से दाईं नासिका को बंद करें। राइट, क्लोज योर राइट नोस्ट्रल, क्लोज योर राइट नोस्ट्रल। बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालें। एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स और श्वास को बाहर रोकें। दाईं नासिका से श्वास को अंदर भरें। इनहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल्स। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स। दोनों नासिकाओं को बंद करें, श्वास को अंदर रोकें। आहिस्ता आहिस्ता बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल। हाथ को हटा लेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। 2-4 श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। अब उंगलों की सहायता से बाईं नासिका को बंद करें। क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रल। दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स। श्वास को बाहर रोकें। कीप द ब्रेथ आउटसाइड। बाईं नासिका से श्वास को अंदर लेके जाएं। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स। दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल। हाथ को हटा देंगे, आंखों को बंद रखेंगे। 2-4 श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। ये प्राणायाम सुबह सुबह खाली पेट करना है, पेट साफ होने के बाद में करना है, खुली हवा में करना है, सीधे बैठ के करना है। सीधे बैठने की सुविधा ना हो तो सीधे खड़े होके कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कमजोरी हो तो कमर के बल सीधे लेट के भी कर सकते हैं। खुली हवा में करना है, पार्क में, छत पर, जहां घर के क्रॉस वेंटिलेशन वाले कमरे में खिड़की दरवाजे के पास बैठ के कर सकते हैं। कितनी देर श्वास अंदर रोकना है, कितनी देर बाहर, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अपनी अपनी कैपेसिटी, क्षमता के अनुसार रोकना है। आइए
प्राणायाम का दूसरा राउंड आरंभ करते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें। क्लोज योर राइट नोस्ट्रल। बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स। श्वास को बाहर रोक के कीप द ब्रेथ आउटसाइड। बाहरी कुंभक करें। दाईं नासिका से श्वास को अंदर भरें। इनहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल्स। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स। आहिस्ता आहिस्ता बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़े। एक्सहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रल। रेचक करें। हाथ को हटा लेंगे। आंखों को बंद रखेंगे। 2-4 श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। ये दूसरे प्राणायाम का आधा प्राणायाम हुआ, आधा राउंड हुआ। आइए हम दूसरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जो पहले किया था उसके विपरीत करते हैं। अब उंगलों की सहायता से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें। बाईं नासिका को बंद करें। आहिस्ता आहिस्ता दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रिल्स। श्वास को बाहर छोड़ें। कीप द ब्रेथ आउटसाइड। बाहरी कुंभक लगाएं। बाईं नासिका से श्वास को अंदर भरें। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल्स। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रिल्स। श्वास को अंदर रोकें। आंतरिक कुंभक लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सहेल फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल। रेचक करें। हाथ को हटा लेंगे। आंखों को बंद रखेंगे। 2-4 श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। ये प्राणायाम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों तरह के लाभ करता है। शरीर के सभी तरह के रोगों को ठीक करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, यूरिक एसिड, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट्स को नॉर्मल करने के लिए, अस्थमा, दमा, स्किन डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, सभी तरह के शारीरिक रोगों को ठीक करने के लिए, मानसिक रोग, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। आइए तीसरे राउंड को शुरू करते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे से क्लोज योर राइट नोस्ट्रल। दाईं साइड से बंद करें, राइट से बंद करें। लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट साइड। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स। श्वास को बाहर रोकें। कीप द ब्रेथ आउटसाइड। स्लोली स्लोली। दाईं नासिका से श्वास को अंदर भरें। राइट से श्वास को अंदर भरें। इनहेल फ्रॉम राइट साइड। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स। श्वास को बाहर रोकें। कीप द ब्रेथ आउटसाइड। स्लोली स्लोली। लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़े। इन एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल। हाथ को हटा लेंगे। आंखों को बंद रखेंगे। 2-4 श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। उंगलों की सहायता से लेफ्ट से बंद करें। क्लोज फ्रॉम लेफ्ट साइड। राइट से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सहेल फ्रॉम राइट साइड।
दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल्स। कीप द ब्रेथ आउटसाइड। श्वास को बाहर रोकें। बाईं नासिका से श्वास को अंदर भरें। पूरक करें। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रल। दोनों नासिकाओं को बंद करें। क्लोज योर बोथ द नोस्ट्रल। श्वास को अंदर रोकें। कीप द ब्रेथ इनसाइड। आहिस्ता आहिस्ता दाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। एक्सहेल फ्रॉम राइट साइड। हाथ को हटा लेंगे। आंखों को बंद रखेंगे। 2-4 श्वासें ले लीजिए ताकि श्वासों की गति सम हो जाए। 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। इस प्राणायाम को करने से मानसिक लाभ होता है। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, एपिलेप्टिक फिट्स, हिस्टेरिकल फिट्स, सभी तरह के रोगों को ठीक करने के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज योर मेमोरी पावर। इस प्राणायाम को करने से आध्यात्मिक लाभ होता है। हमारे श्वासों में से सोहम की आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है। श्वास आता है तो हम सो, श्वास जाता है तो हम सोहम। इसको शास्त्रों में अजप्पा जप बोला गया है। कबीर जी ने श्वासों की माला बोली है। अपनी आंखों को बंद रखिएगा। थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करना, बैठेंगे। अपनी आंखों के आगे आ रहे अंधेरे को देखिए। अपने ध्यान को श्वासों के ऊपर केंद्रित करें। आते जाते श्वासों को देखिए। अपने राइट हैंड को, दाएं हाथ को हृदय के ऊपर रख लें, हार्ट के ऊपर रख लें और हार्ट की गति को सुनने का प्रयास करें। अगर गति नहीं सुनाई देती तो कोई चिंता की बात नहीं, बस इधर ध्यान को केंद्रित करें। अपनी आंखों को बंद रखते हुए अपनी दोनों हथेलियों की मालिश करें। हथेलियों को बंद आंखों पे रखें और उंगलों को मस्तिष्क पे रख के क्रॉस करें। एक हाथ की उंगलें दूसरे हाथ पे आ जाए। अब अपनी हाथ उंगलियों की सहायता से अपनी आंखों की मसाज करते हुए, चेहरे की मसाज करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दें। हमने हमारा अहिंसक नॉन वायलेंट प्राणायाम के 3 राउंड किए। देखिए, ये प्राणायाम के अभी हमने आपको केवल 3 राउंड कराए हैं। करने कितने हैं? 5 राउंड कम से कम करने हैं। 5 राउंड करने से एक सेट कंप्लीट होता है। 5 राउंड का एक सेट करने के बाद आप कुछ देर के लिए बैठ जाइए, जैसे अभी आपको बिठाया। फिर अगले 5 राउंड करिए, फिर कुछ देर के लिए बैठ जाइए, फिर अगले 5 राउंड करिए। क्या मतलब? अगर आपके पास सुबह सुबह काफी समय है, इतना समय है अपने आप को देने के लिए, तो आप 5-5 राउंड के 3 सेट कर लीजिए। टाइम कम है तो 2 सेट कर लीजिए, बहुत कम है तो 1 सेट कर लीजिए।
तो अगर आपको मात्र 3 राउंड करने से इतना रिलैक्सेशन, आपको अच्छा फील हो रहा है, फीलिंग हैप्पी आप लिख रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, तो अगर आप इसके 15 राउंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 15 राउंड करने के बाद आप समाधि वाली प्रसन्नता, समाधि वाली शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये प्राणायाम आप सुबह शाम हो सके तो 2 बार करें। सुबह सुबह खाली पेट और शाम को जब आप लगभग खाली पेट होते हैं, रात का खाना लेने से पहले पहले। 2 बार ना कर सके तो 1 बार तो जरूर करना है। आइए अब हम आगे की दिनचर्या पे चलते हैं। ये प्राणायाम करने के बाद आप खुली हवा में जाएं, पार्क में जाएं, वहां पर योगासन करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, मगर कोई भी योगासन जोर जबरदस्ती से ना करें। हम योगियों को देख के नकल करके कठिन कठिन योगासन, कठिन कठिन प्राणायाम करने लग जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर यौगिक क्रियाएं करने की शक्ति नहीं है। हम गृहस्थी हैं, हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। हमें साधारण योगासन करने चाहिए और साधारण प्राणायाम करने चाहिए। तो सिंपल एक्सरसाइज, व्यायाम, योगासन करने के बाद आप मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक करें, तेजी से चलें, मगर किसी दूसरे की नकल करके ना चलें। कितने किलोमीटर की सैर अच्छी होती है? 2 किलोमीटर की या 10 किलोमीटर की? कोई फार्मूला नहीं। चलते चलते जब हल्की सी थकान आ जाए, चलना छोड़ दें। आपके लिए बस उतना ही। सुबह सुबह जब आप पार्क में होके सब कुछ करके वापस आते हैं, समय हो सकता है 8 बजे तक का, आपके लिए 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। आपका जो भी समय हो, जब आपकी पहली भूख जागृत होती है, आपको कुछ लेने की इच्छा होती है, स्टार्ट योर डे विथ मॉर्निंग वेजिटेबल जूस ड्रिंक, पेठा जूस। सफेद पेठे का रस पिए। सफेद पेठे का रस कैसे पीना है, कैसे तैयार करना है, इसके पूरे मेथड को समझिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए जानते हैं सफ़ेद पेठा क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके कई नाम हैं, जैसे सफ़ेद पेठा, कच्चा पेठा। इसी पेठे से आगरे वाली पेठे की मिठाई तैयार की जाती है, इसलिए इसे मिठाई वाला पेठे के नाम से भी जानते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि बड़ी पेठा, बथुआ, चाल कुमड़ो इत्यादि। इसको इंग्लिश में एशगार्ड और विंटर मेलन के नाम से भी जाना जाता है। सुबह सुबह खाली पेट इसका 1 गिलास जूस पीने से कई लाभ होते हैं, जैसे ओवरवेट वालों का वजन कम हो जाता है, कब्ज टूटता है, गैस और एसिडिटी में फौरन लाभ होता है, एस्थमा, साइनस वालों का बलगम बाहर निकलता है, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाते हैं, स्किन डिजीज, नी पेन, जॉइंट पेन और आर्थराइटिस वालों के लिए तो ये रामबाण है। जिसका वजन कम है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करके ये वजन को नॉर्मल भी करता है। वास्तव में सच्चाई तो यह है कि पेठे से मिलने वाले लाभ को किसी भी बीमारी के साथ जोड़ना पूरी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि ये कोई औषधि नहीं है, ये तो संपूर्ण भोजन है जो कि हाईली एल्कलाइन है, क्षारीय है। जैसे ही हम इसके जूस को पीते हैं, ये फौरन ब्लड में मिक्स हो जाता है और शरीर में सफाई के काम को तेजी से करता है। कहने का मतलब यह है कि शरीर में जो भी गंदगी पड़ी है उसे बाहर निकालने का काम करता है। उस गंदगी को चाहे आप कोई भी नाम दें, जैसे शुगर, पथरी, रसौली, गांठ, एस्थमा, ओवरवेट, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी या हार्ट ब्लॉकेज। जब स्वस्थ व्यक्ति इसको प्रतिदिन पीता है तो वह जीवन भर स्वस्थ रहता है, क्योंकि यह खून को साफ करता है और भूख को बढ़ाता है। शरीर में चुस्ती और फुर्ती आ जाती है और एनर्जी लेवल बढ़ता है। आइए इसे तैयार करने की विधि को समझते हैं। जूस निकालने के लिए आप बड़े पेठे का इस्तेमाल करें। बड़े पेठे का जूस ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ये जूस हम 3 तरीकों से तैयार कर सकते हैं, मिक्सी में, जूसर में या फिर कद्दूकस करके। जूस निकालने के लिए आप पेठे का पतला छिलका उतारेंगे, कुछ इस तरह से। फिर
अंदर से इसका गूदा, बीज वाला हिस्सा अलग कर लें, कुछ इस तरह से। बीज का जो सॉलिड पार्ट है उसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। कटे हुए पीसेस को हम मिक्सी में डालेंगे। इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर इनको हम पीस लेंगे। अब ये जूस तैयार है। अब हम इसे बारीक कपड़े में से छान लेंगे इस तरह से। ये हमारे लिए स्वादिष्ट पेठा जूस तैयार है। जूसर में जूस निकालने के लिए पेठे को बड़े बड़े पीसेस में काट लें। फिर जैसे गाजर का जूस निकालते हैं वैसे ही पेठे का जूस निकालना है। फिर इसको बारीक छलनी में से छान लीजिए। आपके लिए 1 ग्लास पेठे का जूस तैयार है। अगर मिक्सी या जूसर उपलब्ध ना हो तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं इस तरह से। कद्दूकस करके कुछ ऐसा तैयार होगा। फिर इसे बारीक कपड़े में से छान लीजिए। आपके लिए स्वादिष्ट पेठे का जूस पीने के लिए तैयार है। अगर आप शुगर की दवाइयां खा रहे हैं और शुगर को बिना दवाइयों के जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ बेल पत्र के पत्ते मिला लें। बेल पत्र के पत्ते जो भगवान शंकर पे चढ़ाया जाता है, इसके आप कुछ इतने पत्ते ले लें एक व्यक्ति के लिए और इनको अच्छे तरीके से धोकर जब पेठे का जूस निकालेंगे, अगर जूसर में निकाल रहे हैं तो सीधा जूसर में ही डाल दीजिए। आपका पेठे का जूस और बेलपत्र का जूस एक साथ ही निकल जाएगा। अगर आप मिक्सी में जूस निकाल रहे हैं तो आप मिक्सी में जैसे चटनी पीसते हैं ऐसे इन पत्तों को पीस लीजिए। कुछ इस तरीके का पेस्ट तैयार हो जाएगा। उसको आप पेठे के जूस में मिला दीजिए। ये आपके लिए स्वादिष्ट पेठे और बेलपत्र का जूस डायबिटीज को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए तैयार है। अगर आप एनर्जी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं या अगर आप एनीमिक हैं, खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो आप इसी तरह कड़ी पत्ते का जूस तैयार कर सकते हैं। ये कड़ी पत्ता साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और जिसे पंजाब में मीठी नीम कहा जाता है। इसको आप जैसे आपने बेलपत्र का जूस तैयार किया था वैसे ही या तो जूसर में निकाल रहे हैं तो सीधा जूसर में डाल दीजिए। आपका पेठे के जूस के साथ ही कड़ी पत्ते का जूस निकल जाएगा, या इसको अलग से मिक्सी में पीस लीजिए। इस तरीके का आपका पेस्ट तैयार होगा, उसको पेठे के जूस में मिला लीजिए और दोनों को मिलाकर ये आपका पेठे का जूस और कड़ी पत्ते का जूस तैयार है। यदि आपको थायराइड है तो आप ताज़ा हरा धनिया पत्ते का जूस इसी विधि से तैयार करके पेठे के जूस में मिलाकर ले सकते हैं। अगर आप जूसर या मिक्सी में मिलाते हैं तो आप सीधा डालकर जूस निकाल सकते हैं, या इस तरह की चटनी तैयार करके उसे पेठे के जूस में मिला सकते हैं। अगर आप कद्दूकस कर रहे हैं तो भी आप इस तरह की चटनी तैयार कर लीजिए और तैयार पेठे के जूस में इसको मिला लीजिए। आपका इस तरीके का हर्बल टॉनिक तैयार हो जाएगा। अगर आपको ये कोई भी पत्ते ना मिले तो आप प्लेन पेठे का जूस पी लीजिए, तो भी आपको उसी प्रकार का लाभ मिलेगा जैसे आपको पत्तों के साथ पीने से मिलेगा। और ये पत्ते किसी विशेष बीमारी के लिए विशेष नहीं है, इन्हें कोई भी व्यक्ति ले सकता है, सभी को लाभ होगा। यदि किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, टेंशन, डिप्रेशन या एनीमिया हो, खून की कमी हो, तो केले के डंडे का जूस बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये केले का डंडा है, केले का पेड़ जिस पर एक बार फल लग जाए फिर दोबारा फल नहीं लगता। फिर इसके तने पर हरे पत्ते हटाने के बाद ये इस तरह का केले का डंडा निकलता है। अब इसकी भी परतें हटानी होंगी, कुछ ऐसे। जब इसकी परतें हटनी बंद हो जाएं,
फिर ये ट्यूबलाइट की रॉड जैसा एक निकलता है जो कि कुछ ऐसा होता है। इसका हम लगभग 2 इंच के लगभग लेते हैं, उसको या तो मिक्सी में पीस लेते हैं या फिर कद्दूकस कर लेते हैं, कुछ ऐसे। कद्दूकस करने के बाद जो हमारा कस तैयार होगा उसको हम पतले कपड़े में से छान लेंगे जिसमें से हमने पेठे को छाना है। फिर इसको हम पेठे के जूस में मिला देंगे। 200 ग्राम पेठे का जूस, लगभग 50 ग्राम केले के डंडे का जूस, दोनों को आपस में मिला देंगे। ये आपका स्वादिष्ट पेठे और केले के डंडे का जूस पीने के लिए तैयार है। पेठे का जूस तैयार करते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें। पेठे का जूस जब आपको पीना हो तभी इसको निकालना है, पहले से निकाल के नहीं रखना। इसको गैस के ऊपर गर्म नहीं करना और ना ही इसको निकालने के बाद फ्रिज में रखना है। इसमें किसी भी तरह का कोई नमक, मिर्च, मसाला या नींबू नहीं मिलाना है। इसको आपने घूंट घूंट करके पीना है। इसको पीने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक भूख नहीं लगती, क्योंकि ये अत्यंत गुणकारी है। इसके अंदर 4 रोटियों जितनी शक्ति है और 1 किलो दूध जितनी ताकत है। आपको अभी समझाया सफेद पेठे का जूस कैसे तैयार करना है और कैसे पीना है। आपने 1 गिलास लगभग 250 से 300 ml जूस आपने सिप बाय सिप पीना है। अगर ये आपको ना मिले, वैसे ये 12 महीने मिलता है, सभी जगह मिलता है, अगर ये ना मिले तो आप हरा नारियल पानी ले सकते हैं। हरा नारियल पानी जो सभी जगह उपलब्ध होता है, एक नारियल में जितना पानी निकले उसको घूट घूट करके पी लीजिए। अगर आपको नारियल पानी भी उपलब्ध ना हो या आपको महंगा लगे तो फिर आप मौसम की कच्ची सब्जियों का जूस ले सकते हैं। सर्दियों के मौसम में अभी की जो सबसे बढ़िया कच्ची सब्जियां हैं वो क्या है? पालक है, बथुआ है। हरी सब्जियां क्या है? पालक है, बथुआ है, और सबसे बढ़िया है बथुआ। जब तक बथुआ आ रहा है आप कुछ थोड़ा सा बथुआ लीजिए, उसको अच्छे से वॉश करके उसको मिक्सी में डाल दीजिए। उसमें 2-3 देसी टमाटर डाल दीजिए, उनको क्रश कर लीजिए, जैसे चटनी बनती है ऐसे चटनी बन जाएगी। उसमें आधा पौना ग्लास पानी मिला के उसको छान लीजिए, आपका 1 गिलास जूस तैयार हो जाएगा। ये है NLS वेजिटेबल जूस। इस तरीके से आपने बिना कोई नमक मसाला नींबू मिलाए ये जूस को सिप बाय सिप घूट घूट करके पीना है। ये जूस के अंदर आपने जूस को गैस के ऊपर गर्म नहीं करना, इसको फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना, जब पीना है तभी निकालना है, बहुत देर पहले निकाल के नहीं रखना। इस तरीके से आप कोई भी जूस ले लीजिए। ये पेठे के जूस में, नारियल पानी में, कच्ची सब्जियों के जूस में 1 किलो दूध जितनी शक्ति है, 4 रोटियों जितनी ताकत है। लेने के बाद आपको 2 घंटे तक भूख नहीं लगती। नंबर 1 पे क्या है? पेठे का जूस। नंबर 2 नारियल पानी। नंबर 3 कच्ची सब्जियों के जूस। इनमें कोई अंतर नहीं, तीनों अच्छे हैं, तीनों हाईली अल्कलाइन है। केवल आपकी जो स्पीड है ठीक होने की, उसके लिए पेठे का जूस सबसे नंबर 1, फिर नारियल पानी, फिर कच्ची सब्जियों की जूस। इस तरीके से आपने आगे चलना है। कब तक पीना है? जब तक जीना है, जब तक डेली आपने ये जूस पीना है। जो आपको बता रहे हैं वही हम लेते हैं। ये बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं है, बीमारियां तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। आपके शरीर के अंदर जितनी भी गंदगी है, एस्थमा है, शुगर है, बीपी है, सब पेठे का जूस, नारियल पानी, कच्ची सब्जियों के जूस पीने से ठीक होने लग जाएंगे। जी, पेठे का रस आपने मान लेते हैं सुबह 8 बजे पिया, उसके बाद आपको भूख कितने बजे लगेगी? लगभग 2 घंटे बाद 10 बजे के आसपास। आपको पहले लगे तो पहले ले लें, लेकिन कोशिश करें कि आप 2 घंटे का अगर जितना भी टाइम देंगे पेठे को अपना काम करने के लिए उतना अच्छा रहेगा। 2 घंटे बिल्कुल नॉर्मल है। 2 घंटे के बाद आप मौसम का कोई एक प्रकार का फल लें। तो कितना लें? प्लेट भर, पेट भर। सबसे बढ़िया इस टाइम अमरूद है, सेकंड ऑरेंज है, थर्ड गोल्डन एप्पल है, फोर्थ कस्टर्ड एप्पल शरीफा है, फिर पपीता है और फिर अनार है। आपको जो हमने सीक्वेंस दी है वो हमारे हिसाब से जो यहाँ उपलब्ध है नॉर्थ इंडिया में, उसके हिसाब से हमने दिया है। आप अपने मुताबिक बना सकते हैं। जो सबसे अच्छा है वो सबसे पहले लिखा गया है और फिर उससे इस तरीके से हमने सेट किया है।
बाकी आप कोई भी फल ले सकते हैं, आप बदल बदल के ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फलों को मिला के चाट बना के ना खाएं। अगर जितना आप कम से कम मिलान करेंगे हेल्थ के लिए उतना अच्छा होगा। अगर आप पराठे खाने वाले हैं फिर आप अगर फ्रूट मिक्स भी कर लेंगे तो चलेगा, लेकिन एक वक्त में एक ही तरह का फल खाना है, पेट भर खाना है, प्लेट भर खाना है। ये आपने 10 बजे के आसपास खा लिया, मात्रा 400-500 ग्राम कम से कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा कितनी भी ले लो। जब आपने इसको ले लिया तो उसके बाद आपको कितने बजे तक भूख लगेगी? अगर आपने 10 बजे तक लिया तो फिर आपको कितने बजे तक भूख लगेगी? तो 12, 12:30, 1 बजे तक जब आपको भूख लगे तो आप कच्चे सलाद खाएं। उसी तरीके से हम आपको इस प्रोग्राम को जहां तक लेकर गए हैं ताकि सैलेड पे ले जाके आपको छोड़ दें। तो सैलेड आप कितना खाएंगे, किस प्रकार तैयार करके खाएंगे? ये जो प्लेट आपको दिख रही है स्लाइड के अंदर, इतनी प्लेट भर के खाएंगे। तो जैसे ही आप इस प्लेट को देखते हैं तुरंत आपको ये कंसर्न आता है कि इतना सैलेड खाया नहीं जाएगा, ये सैलेड स्वादिष्ट नहीं होगा, रोज नहीं खाया जा सकता। तो इस तरीके के सवाल इसलिए आ रहे हैं कि इतना सुंदर स्वादिष्ट एनालिसिस सैलेड बनाने की विधि शायद आपको मालूम नहीं है। आज आप हमारे पास आए हैं तो आप इसको जरूर सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदर स्वादिष्ट सैलेड बनाने की विधि को समझिए। नमस्कार। कच्चे सलाद बेहद स्वादिष्ट और संपूर्ण भोजन है। जी हाँ, आपने सही सुना है, ये एक संपूर्ण भोजन है। आज तक हम यही समझते रहे कि सलाद कोई भोजन नहीं है, बल्कि भोजन के साथ थोड़ी मात्रा में खाई जाने वाली कच्ची सब्जियां हैं। जबकि सच तो यह है कि हमारे शरीर को 2 तरह के भोजन की आवश्यकता होती है, पुष्टिकारक भोजन और शुद्धिकारक भोजन। पुष्टिकारक भोजन शरीर को बनाने और मरम्मत आदि का काम करता है, जैसे अनाज, दालें, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स इत्यादि। जबकि शुद्धिकारक भोजन हमारे शरीर की सफाई का काम करता है, जैसे कच्चे सलाद, फल, पेठे का जूस, नारियल पानी इत्यादि। शरीर में एकत्रित हुई गंदगी की प्रतिदिन सफाई होती रहे, इसके लिए रोज एक समय का भोजन केवल कच्चे सलाद का लेना जरूरी है। कच्चे सलाद में विद्यमान कच्ची सब्जियों में काफ़ी मात्रा में फाइबर होने की वजह से यह शरीर की सफाई भी करता है और शरीर को ज़रूरी मात्रा में पोषक तत्व भी उपलब्ध कराता है। आइए जानते हैं स्वादिष्ट कच्चे सलाद तैयार करने की विधि। कच्चे सलाद तैयार करने के लिए हमें मौसम की कच्ची सब्जियां लेनी हैं। अभी सर्दी के मौसम में मूली, गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, चुकंदर, शिमला मिर्च, देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी, हरा धनिया पत्ता, पालक के पत्ते, सलाद पत्ता, इन सभी सब्जियों से हम कई तरह की सैलेड तैयार कर सकते हैं। और सभी तरह के सलाद में देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी और हरे धनिये को ज़रूर शामिल करेंगे। आइए आज मैं आपको 3 तरह के सैलेड तैयार करने की विधि समझाती हूँ। सबसे पहले सैलेड में हम लेंगे मूली पत्तों सहित गाजर, चुकंदर, शलगम, देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी और हरा धनिया। ऊपर बताई गई सभी सब्जियों को छिलके समेत पानी में भिगोकर 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, फिर रनिंग वाटर में अच्छे से धो लीजिए। अब सभी सब्जियों को छिलके समेत बारीक बारीक काट लीजिए। केवल चुकंदर का पतला छिलका हटा लीजिए। कच्चे नारियल की गिरी को कद्दूकस कर लीजिए। हरा धनिया बारीक काट लीजिए और सारी सब्जियों को आपस में मिला लीजिए। आइए मैं आपको इसकी विधि समझाती हूँ। ये देखिए, हमने मूली को इस तरह से बारीक बारीक चॉप करना है। गाजर, चुकंदर, देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कच्चे नारियल की गिरी को इसको हमने इस तरीके के कद्दूकस में बारीक कद्दूकस करना है, ऐसे। ये आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए मैंने पहले से कद्दूकस करके रखा है। आइए अब इन सारी चीज़ों को आपस में मिला दें। मूली, ये गाजर मिला रही हूँ मैं, चुकंदर, ये चुकंदर,
देसी टमाटर, सभी चीज़ों को मैंने एक बाउल में डाल लिया और मैं आपस में मिला रही हूँ। इसमें अब मैं कच्चे नारियल की गिरी का बारीक कद्दूकस मिला रही हूँ। इसमें हरा धनिया पत्ता। देखिए, सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हमारा इस तरीके का आकर्षक, देखने में बहुत सुंदर सैलेड तैयार होता है। आइए इसको अब हम प्लेट में सर्व करते हैं। इस तरीके से हमारा ये सैलेड तैयार हो गया। इसके ऊपर हम बारीक कटा हुआ धनिया गार्निश कर लेंगे। देखिए, हमारा स्वादिष्ट कच्चे सलाद तैयार हैं। ये पूरी प्लेट सलाद एक व्यक्ति के लिए है। हमारे कच्चे सलाद देखने में इतने ही सुंदर होने चाहिए और खाने में स्वादिष्ट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे सलाद को तैयार करने के तरीके में कोई कमी है। आइए अब हम आपको एक और सलाद तैयार करने का तरीका बताते हैं। सर्दियों के मौसम में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम रोज़ अलग अलग तरह का सलाद तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो हम सलाद तैयार करने जा रहे हैं, उसके लिए जो सब्जियां हमें चाहिए वो है फूल गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, चुकंदर, देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी, हरा धनिया पत्ता और पालक के पत्ते। आइए अब इन्हें तैयार करते हैं। देखिए, हमने फूल गोभी को छोटा छोटा चॉप कर लिया, गाजर को चॉप कर लिया, एक शिमला मिर्च उसको छोटा छोटा चॉप कर लिया, और ये चुकंदर, इसको आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, जैसा आपको अच्छा लगता है। देसी टमाटर और कच्चे नारियल की गिरी को बारीक कद्दूकस से। अब इन सारी चीज़ों को जैसे हमने पहले सलाद में मिलाया था, ऐसे हम एक बाउल के अंदर ये सभी चीज़ों को आपस में मिला देंगे। शिमला मिर्च, चुकंदर डालने से हमारा सलाद बहुत मीठा हो जाता है। ये सलाद जब हम बच्चों को खिलाते हैं, उनको भी बहुत मीठा लगता है और वो बहुत खुशी से इसको खाते हैं। कच्चे नारियल की गिरी की ये विशेषता है कि इसमें दूध, घी सभी की ताकत है और ये एक अनसैचुरेटेड फैट है। इसके खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है और शरीर में घी और दूध से जो हम पाना चाहते हैं वो हमें कच्चे नारियल की गिरी से मिल जाता है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ये छोटा छोटा काटा हुआ हरा धनिया और डालूंगी ये सलाद पत्ता। सलाद पत्ता के लिए विशेष बात है, कहते हैं इसे काटना नहीं चाहिए, इसीलिए इसको छोटा छोटा हाथ से ही तोड़कर और सलाद के ऊपर डाल देंगे। आइए अब हम इस सलाद को प्लेट में सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कितनी सुंदर सलाद तैयार हो गई। देखिए, ये हमारा दूसरे तरीके का सलाद भी कितना सुंदर और आकर्षक तैयार हुआ है। आइए अब आपको एक और तरीके का कच्चे सलाद तैयार करने की सब्जियां जो अलग अलग लेनी है मैं बताती हूँ। वो है पत्ता गोभी, गाजर, चुकंदर, शलगम, देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी और हरा धनिया और सलाद पत्ते। आइए इनको तैयार करने के लिए हम उसी तरीके से ये सब्जियों को या तो छोटा छोटा चॉप कर लेंगे या कद्दूकस भी कर सकते हैं। देखिए उस तरह से शलगम, चुकंदर, देसी टमाटर, नारियल की गिरी, सभी सब्जियों को आपस में मिला देंगे। ऊपर से हरा धनिया, सलाद पत्ता, पालक पत्ते डाल देंगे और देखिए कितना सुंदर सैलेड तैयार होता है और ये खाने में भी बेहद स्वादिष्ट है। अगर
आपको कटा हुआ सलाद, चॉप किया हुआ सलाद खाने में कोई समस्या है तो आप सैलेड को ऐसे बारीक कद्दूकस करके भी खा सकते हैं। देखिए मैंने सभी सब्जियों को बारीक कद्दूकस करके रखा है। आप उनको कद्दूकस कर लीजिए, आपस में मिला लीजिए, उसमें कच्चे नारियल की गिरी मिला दीजिए। ये देखिए मैंने मूली को कद्दूकस करके रखा है, ये गाजर को कद्दूकस करके रखा है। आप इन सारी सब्जियों को आपस में मिला के उसमें कच्चे नारियल की गिरी मिला दीजिए, हरा धनिया पत्ता मिला दीजिए, सलाद पत्ता मिला दीजिए। जो भी पत्ते मैंने आपको बताए हैं, सलाद पत्ता, पालक के पत्ते और हरा धनिया पत्ता, आप ये पत्ते बदल बदल कर रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी आप इसमें मरवा का पत्ता, मरवा जिसको नियाज़बो बोला जाता है, सलाद के स्वाद को बदलने के लिए आप ये मरवे के पत्ते भी डाल सकते हैं। आपका सलाद और ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा और उसमें वेरिएशन भी आ जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि हमसे तो सैलेड कद्दूकस किया हुआ भी चबाने में हमें दिक्कत है, तो आप अपने सैलेड को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए। आपका कुछ इस तरीके से पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने सारी सब्जियों को मिला दिया है। देखिए इस तरीके का पेस्ट, कच्चे नारियल की गिरी भी इसी के अंदर है, हरा धनिया भी इसी के अंदर है। हमारा इस तरीके का पेस्ट तैयार हो गया। इसको आप अच्छे तरीके से मुंह में चला चला कर खा लीजिए। मुंह में चलाने का मतलब है कि आपके मुंह की लार सलाद के साथ मिक्स होनी चाहिए, ताकि आपका डाइजेशन, सलाद का डाइजेशन जल्दी हो और बढ़िया हो। विशेष बात यह है कि आपको प्रतिदिन कम से कम 400 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भूख हो 500 ग्राम, 600, 700 ग्राम आपको कच्चे सलाद खाने हैं। कच्चे सलाद तैयार करते हुए ध्यान देने वाली कुछ बातें। सलाद को तैयार करने के लिए हमें ये देसी टमाटर लेना है। टमाटर हमारे पास 2 तरह के हैं, ये अंग्रेज़ी टमाटर और ये देसी टमाटर। इसको मुंबई टमाटर भी बोला जाता है। ये टमाटर खाने में खट्टा नहीं होता, सख्त सख्त सा होता है और इसको बाज़ार में सलाद वाला टमाटर बोला जाता है। जबकि सच ये है कि ये टमाटर, देसी टमाटर जिसके ऊपर मुकुट होता है, ये खाने वाला टमाटर है। ये खाने में खट्टा होता है और इसको खाने से सलाद खाने का, टमाटर खाने का पूरा पूरा लाभ मिलता है। आपने सलाद में किसी भी तरह का नमक, चाट मसाला या नींबू नहीं मिलाना। जैसे ही हम सलाद के अंदर या किसी फल के साथ नमक या चाट मसाले को मिलाते हैं तो हमारा सलाद पानी छोड़ देता है, पहले नहीं छोड़ता। इसका क्या मतलब है कि नमक डालने से सलाद के सारे पोषक तत्व पानी के रूप में बाहर आ जाते हैं और ऐसे सलाद को खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे अगर किसी व्यक्ति का पूरा खून निकाल दिया जाए और उसे वापस पिला दिया जाए तो उसकी शक्ति वापस नहीं आती, ठीक वैसे ही नमक डालने से फलों और सब्जियों का खून निकल जाता है। इसी तरह से नींबू डालने से आपका सलाद एसिडिक हो जाता है और इसे खाने का पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाता। सलाद का पूरा लाभ लेने के लिए उसको वैसे ही खाइए जैसे हमने आपको बताया है। सलाद खाते समय केवल कच्ची सब्जियों का मिलान करना है। किसी भी सलाद को खाते समय उसमें फ्रूट नहीं मिलाना। आज हमने आपको सर्दी के मौसम का सलाद बताया है। गर्मी के मौसम में नए तरीके से कच्चे सलाद स्वादिष्ट और आकर्षक कैसे तैयार होंगे, वो विधि हम आपके लिए लेकर फिर आएंगे। तो आपको कच्चे सलाद तैयार करने का तरीका समझाया गया। हमेशा यही याद रखना है, भले ही आप सब्जियों का जूस पिए, भले ही फल खाएं या फिर आप कच्ची सब्जियों का सलाद खाएं, मौसम की ही कच्ची सब्जियां लेनी है। इसीलिए हमने आपको सर्दी वाली सब्जियां बताई हैं। और ये सब्जियां इतनी ज्यादा होती हैं सर्दियों में कि डेली आप अलग अलग तरीके का सैलेड बना सकते हैं, कभी फूल गोभी का, कभी पत्ता गोभी का, उसमें दूसरी सब्जियों को ऐड ऑन करके। फिर हम आगे वाले दिन का, अभी लंच तक का प्रोग्राम दिया है, फिर आपको आगे का प्रोग्राम देंगे। तो आप जाने से पहले हम सब क्या लेंगे? शब्द प्रसाद। स्वाद भोजन में नहीं होता, विचारों में होता है। कुछ लोगों को शराब से नॉन वेज की पार्टी में बदबू आती है और कुछ लोगों को खुशबू आती है। खुशबू या बदबू, सुगंध या दुर्गंध भोजन में नहीं है, विचारों में है। सैलेड के साथ अगर रिश्ता ठीक हो जाएगा तो सैलेड बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अभी तक अगर सैलेड के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, उसको जरा हम ठीक कर लेते हैं। If you want to live light and fresh, always eat light and fresh. अगर आप हल्का रहना चाहते हैं तो हल्का खाएं।
अगर आप ताजा रहना चाहते हैं तो ताजा खाएं। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो जिंदा खाएं। जिंदा का मतलब लाइव फूड। लाइव फूड का मतलब वो वाला भोजन जो पड़ा पड़ा बासा हो जाए। आपके बिस्कुट जिनमें विष कुट कुट के भरा हो, बिस्किट, नमकीन, ये डेड फूड है। मेहमान जितना खा ले ठीक है, बाकी आप डिब्बे में बंद करके फिर रख सकते हैं। क्या आप सैलेड को डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं? क्या आप अपने आप को डिब्बे में बंद कर सकते हैं? जब प्राण निकल जाते हैं, राम नाम सत्य हो जाता है, फिर बॉडी को पैक किया जाता है, शरीर को पैक नहीं किया जाता। तो अगर आप ताजा रहना चाहते हैं तो ताजा खाएं, हल्का रहना चाहते हैं तो हल्का खाएं, जिंदा रहना चाहते हैं तो जिंदा खाएं। अगर आप हरे भरे रहना चाहते हैं तो हरा भरा खाएं। अगर आप जले भुना रहना चाहते हैं तो जला भुना खाएं। आप शायद 5 स्टार का खाते हैं, हम आज आपको मल्टी स्टार का खिलाएंगे, जिसके स्टार्स को कोई गिन ही नहीं सकता। 5 स्टार का खाना तो क्या खाना है। तो आइए आज एनएलएस के इस मल्टी स्टार के सैलेड को जैसे हमने बताया वैसे बनाएंगे, प्रेम से खाएंगे। सफिशिएंट समय हमने आपको दिया है। इसी शुभकामनाओं के साथ हम इस सेशन को यहाँ पर ब्रेक देते हैं, फिर मिलते हैं आगे के प्रोग्राम के लिए। जय मां प्रकृति।